और सीधे रुक करते हैं असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, क्या सुनते हैं। देश कहां तक मजबूत होगा या कमजोर होगा, कहां तक हमारे कानून की व्यवस्था अच्छी होगी या आम जनता का उससे एतमाद उठ जाएगा, तो ये तो देश को सोचना पड़ेगा। सर, इसके अलावा आप जो है अभी आप बहुत पूछ चुके हैं। और सरकार ने सिविल कोड पर भी आगे बढ़ने की बात कर रही है। हाँ, सिविल कोड पर सरकार आगे बढ़ने की बात कर रही है। हाँ आगे का बयान है। हाँ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो हम केंद्र सरकार को बता रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को जो उनके रिलीजियस कल्चर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसका या कस्टम है, उसका उनको प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 29 के तहत, जो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। और कोई भी सरकार यूसीसी के नाम पर मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। सर, नासिर जुनैद वाले मामले में आप खुलकर बोल रहे हैं, वो गए भी हैं, राजस्थान भी गए, तब अपने बयानों में भी जिक्र किया। लेकिन श्रीकांत के उस बच्चे के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा, आपने भी नहीं किया, जब उसकी पत्नी को मारा गया, उसकी मौत बिल्कुल गलत, आपको गलत फहमी है जी। आप ही के मीडिया के लोग ने कल हमसे सवाल किया था, हमने उसका कंडेम किया है। गलत हुआ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दो गलतियां मिलकर एक सही तो नहीं हो सकता है ना। तो सर, आप परिवार से मिलेंगे, क्योंकि आपने जो जुनैद है नासिर, उसके परिवार से भी आप मुलाकात करवा दीजिए, कम से कम फोन से बात करवा दीजिए, हम बात कर लेंगे। वैसे सर आप नहीं, हम बात करने तैयार है, आप बात करवा दीजिए। वैसे साहब, आप कह रहे हैं कि चौथी बार ये हमला है, तो आपको क्या एक बारगी हमले के बाद डर बढ़ता जा रहा है आपका? सर देखिए, इंसान जब दुनिया में आप और हम आते हैं ना, तो हर एक को इस दुनिया से जाना है, कोई यहाँ पर रहने वाला नहीं है। तो और मेरे लिए तो मौत खुद एक नई ज़िंदगी होगी मेरे लिए, क्योंकि जब हम अपनी ख़बर में जाते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं और हर एक को जाना है। तो डर किस बात का? डर अगर डर है तो फिर राजनीति नहीं करनी चाहिए, मोदी इरा में पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए अगर कोई डरता है तो। वैसे सर, पिछली बार जब इसी तरीके की घटना हुई थी तो हिंदू सेना का इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं मालूम। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि जब हमारे घर पर पीछे से हमला हुआ था, फेसबुक लाइव किए थे उन्होंने, उसके थोड़े ही दिन के बाद हापुड़ में हमारी गाड़ी पर गोली चलाई गई थी। अब ये जो वाकया हुआ है, मुझे नहीं मालूम कौन इन्वॉल्व है, ये तो पुलिस आपको बेहतर बता सकेगी वो सीसीटीवी कैमरास देखकर। मगर यहाँ के कमिश्नर पुलिस को और केंद्र सरकार को देखना है कि अगर एक एमपी के घर पर ऐसा हो रहा है तो क्या मैसेज जा रहा है। आप कहते हैं लोग रेडिकलाइज्ड हैं। नहीं, मेरे पास सीसीटीवी नहीं है, जो रोड पर है, जो बहुत से कैमरा से आप देखिए, यहाँ पर बहुत से हैं। आप कहते हैं ये लोग रेडिकलाइज्ड हैं। हाँ। तो कौन लोग रेडिकलाइज्ड हैं या किसने रेडिकलाइज? नहीं, ये रेडिकलाइज तो जो जुनैद नसीर को मारे वो रेडिकलाइज नहीं, वो तो क्या बोलेंगे उनको? सर, क्या उसी की नहीं, ना आप जो है ना, ये ऐसा मत करिए, मुझे नहीं मालूम। मगर आप रेडिकलाइजेशन का आप सवाल कर रहे हैं तो यकीनन ये लोग रेडिकलाइज्ड हैं जो जुनैद नसीर को मारे हैं। आप बताइए कि किडनैप करके एक प्रदेश से मारते हुए ले जाते हैं दूसरे स्टेट में और ले जाकर पुलिस को देते हैं कि भैया इनको अरेस्ट कर लो। पुलिस कहती है कि हम नहीं अरेस्ट करेंगे। उससे पहले पुलिस उनको मारती है जंगल में, फिर ये लोग किडनैप करते, फिर ये लोग मारते, फिर पुलिस कहती नहीं लेंगे, मर जाएंगे, फिर 180 किलोमीटर दूर ले जाकर उनकी लाशों को जला दिया जाता है। तो ये लोग हाईली रेडिकलाइज्ड लोग हैं। जब चुनावी रैलियां संबोधित करते हैं उसी के बाद अटैक होता है, इसका फायदा भी तो एएमआईएम को मिलता है। कितना फायदा हुआ यूपी में बताइए, कितना फायदा हुआ मुझे? नहीं, कितना फायदा हुआ? नहीं, उनकी आंख में आंख डाल के बोल रहे हैं, बुरी बात तो नहीं है ना। फायदा बीजेपी को हो जाता है। हाँ, अब आगे बाप हमको फायदा हो जाता है, कभी उनको फायदा हो जाता है, कभी वो कहता है कि भाई ये तो ऐसा, हम जब तक जिंदा हमको अल्लाह रखेगा ये सवाल हमसे पूछा जाता रहेगा, फ़ायदा किसको हो रहा है? भाई हमको फ़ायदा क्या हो रहा है? मुसलमानों को कहाँ फ़ायदा हो रहा है? देश की जमहूरियत को, देश के रूल ऑफ लॉ को कहाँ फ़ायदा हो रहा है? इसका कोई इत्मीनान बख्श जवाब तो वैसे साहब होगा ना इस सवाल का, जब ये बार बार हो रहा है। नहीं, मुझे किसी को इत्मीनान दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ किसी को इत्मीनान दिलाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बेचैनी पैदा करने के लिए, अपने हक को हासिल करने के लिए कर रहा हूँ। सर, पुलिस कह रही है कि अभी सीसीटीवी देख रहे हैं, कुछ खास अभी तक नहीं मिला है। हाँ, ये भी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि बंदर ने शायद फेंक दिया कुछ आपको। हाँ, बंदर ही हो सकते हैं। भारत की लोकतंत्र के जो दुश्मन हैं वो बंदर ही हैं, और जो ये सब कर रहे हैं बिल्कुल सही है। भाई कभी वो लोग ईसीआई के ऊपर पत्थर नहीं फेंकता बंदर,
पुलिस ऑफिस पर बंदर पत्थर नहीं फेंकता। अने ये लगता है ये बंदर को मालूम कि किसके ऊपर पत्थर फेंकना किस पर नहीं फेंकना। बड़ा ये तो बड़ा फर्माबरदार बंदर है ये, नहीं फर्माबरदार बंदर है ये, बड़ा ओबीडियंट बंदर है ये माशाल्लाह। हो गए, चलिए बस। आप बोलिए, बोलो फराह। प्रधानमंत्री के पिता को लेकर जो है कांग्रेस प्रधानमंत्री के सर दिवंगत पिता को लेकर एक बयान जारी किया है पवन खेड़ा सर। ने, दरअसल उनका मजाक पवन खेड़ा जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, वो ब्रीफ कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने उनके पिता के को लेकर मजाक उड़ाया। प्रधानमंत्री के पिता के नाम को लेकर, दामोदर मोदी है या फिर गौतम। देखिए, राजनीति आप जो भी करेंगे, प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करिए, खुलकर करिए, बेखौफ होकर करिए, मगर किसी की फैमिली पर मत जाइए, चाहे वो प्रधानमंत्री की फैमिली हो या कांग्रेस के नेताओं की फैमिली हो या किसी भी नेता की फैमिली हो। फैमिली को क्यों लेकर आते आप? फैमिली को क्या करना है? ये गलत है। किसी की फैमिली को क्यों लेकर आते आप? आपको इख्तियार ही नहीं है। यानी इस तरह से आप अटैक करेंगे फैमिली के ऊपर, तो ये आपका फ्रस्ट्रेशन जाहिर होता है। और आप जिस मुद्दे पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस हाइडेनबर्ग पर, वो पीछे हो जाता है और आप लोगों को मौका मिल जाता है। बागेश्वर बाबा बार-बार हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो बार-बार ये कह रहे हैं कि सबके अंदर सनातनी खून है, तो सब वापस आ जाओ। मैडम, आपका नंबर मिल गया शायद उनको, ऐसा लग रहा है। मुझे नहीं मालूम, मुझे नॉलेज ऑफ अनसीन नहीं है। मुझे नहीं, अगर ये लोग बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन गए हैं तो फिर सीरियस लेना पड़ेगा। बीजेपी को कहना चाहिए कि ये हमारे स्पोक्स पर्सन हैं और ये लोग जो बोलते हैं हम कर देते हैं, तो फिर हम बराबर रिएक्शन देंगे।